हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है कश्मकश। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। कमल लगातार मधु पर अपनी बात मनवाने का दबाव डाल रहा था कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। भावनाओं में बहकर गलत निर्णय मत लो और मनोज को भी समझाओ। क्या मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? लेकिन मधु और मनोज निर्णय ले चुके थे कि अब अपनी खुशियों के आड़े वे किसी को नहीं आने देंगे। एक बार फिर से सोच लो मनोज, इस उम्र में छोटी सी बच्ची को गोद लेना कहाँ की समझदारी है। मुझे लगता है कि तुम्हें यह विचार त्याग देना चाहिए। कमल ने चाय की प्याली को मेज पर रखते हुए कहा। मैंने यह निर्णय सोच विचार करने के बाद ही लिया है। कमल, मैं और मधु अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि एक बच्ची की परवरिश ना कर सके। मैं अच्छा कमाता हूँ, रिटायरमेंट होने में अभी कुछ वर्ष बाकी हैं और उसके बाद भी मैं इतना सक्षम रहूंगा कि बच्ची की देखभाल अच्छी तरह से कर सकूं। मनोज ने उत्तर दिया। मैं रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मनोज। उसके अलावा भी 100 बातों को दिमाग में रखकर सोचना पड़ता है। तुम्हारे परिवार वाले और रिश्तेदार तुम्हारे इस निर्णय के खिलाफ हैं और समाज का क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? देखो मनोज, मैं केवल मधु का बड़ा भाई ही नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी हूँ। इसी नाते तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरी बात को समझने का प्रयास करो। कमल ने मनोज पर दबाव बनाते हुए कहा। लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, मैंने इसकी परवाह करनी छोड़ दी है। और जहां तक परिवार व रिश्तेदारों का प्रश्न है, अगर उन्हें हमारी परवाह होती तो वे आगे बढ़कर इस निर्णय में हमारा साथ देते। इस तरह तुम्हें अपना वकील बनाकर हमारे पास ना भेजते। मनोज अब क्रोधित होने लगे थे। तुमसे तो बात करना बेकार है, तुम बात को समझना ही नहीं चाहते हो। कमल ने अपनी बहन मधु की ओर देखा जो चुपचाप अपने पति मनोज के पीछे हाथ बांधे खड़ी थी। मधु, कम से कम तुम तो समझदारी से काम लो। इस उम्र में बच्ची को गोद लोगी तो समाज में तरह तरह की बातें होंगी। लोगों के तानों का सामना कर पाओगी तुम? भाई साहब, आप मुझसे यह पूछ रहे हैं कि मैं लोगों के ताने सुन पाऊंगी या नहीं? शादी के 26 साल बाद भी मेरी गोद सुनी है। आपको क्या लगता है कि मैंने समाज के ताने नहीं सुने हैं? जिस तरह आज तक सुनती आई हूं, आगे भी सुन लूंगी। देखो मधु, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता है। उसे प्रकृति की मर्जी समझकर स्वीकार करो। भावनाओं में बहकर गलत निर्णय मत लो और मनोज को भी समझाने का प्रयास करो। रही बात बच्चों की, तो क्या मेरे बच्चे मेघा और शुभम तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? कमल ने मधु पर दबाव बनाने की कोशिश की। भाई साहब, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर मेघा और शुभम मेरे बच्चे होते तो क्या भाभी मुझे बांझ होने का ताना देती? मधु ने कमल से प्रश्न किया तो उनकी नजरें शर्म से नीचे झुक गई। अब मधु ने हाथ जोड़कर आगे कहा, मैं बरसों से इस सुख से वंचित रही हूँ। भाई साहब, आज 26 सालों के बाद मेरी गोद में मेरी बच्ची आने वाली है। उसे गोद लेना हम दोनों का साझा निर्णय है। मेरी आपसे विनती है कि हमारी खुशी में हमारा साथ दीजिए। खैर, अब तुम दोनों ने निर्णय ले ही लिया है
तो फिर मैं कर भी क्या सकता हूँ। आज तुम दोनों किसी की बात नहीं सुन रहे हो, लेकिन याद रखना, अगर भविष्य में तुम्हें अपने इस निर्णय पर पछताना पड़ा तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। इतना कहने के बाद कमल भी बाकी रिश्तेदारों की तरह हथियार डालकर वहां से चले गए। कमल के वहां से जाने के बाद मधु की हिम्मत जवाब दे गई। वह धम्म से सोफे पर बैठ गई। वह उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। अपनी पत्नी के कमजोर पड़ते देख कर मनोज भावुक हो उठे। उन्होंने अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए मधु के कंधे को थपथपाकर उसे हिम्मत देने का प्रयास किया। ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं मनोज, आज इतने सालों बाद समय हम पर मेहरबान हुआ है। हमें हमारी औलाद मिलने जा रही है। ये लोग क्यों हमसे हमारी खुशी छीनने का प्रयास कर रहे हैं। मधु ने बेबसी से मनोज की ओर देखते हुए कहा। मनोज मधु की पीड़ा से अपरिचित नहीं थे। अच्छे से अच्छे डॉक्टरी इलाज और हर जगह सिर झुकाने के बावजूद उसकी गोद नहीं भर पाई थी। वे सालों से उसे भीतर से खोखला होते देख रहे थे, मगर चाहकर भी उसके लिए कभी कुछ कर नहीं सके। ऐसा नहीं है कि पहले कभी उन्होंने बच्चा गोद लेने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कई बार अपनी अम्मा से दबे शब्दों में इस बात का जिक्र किया था। एक बार हिम्मत जुटाकर अम्मा से इस बारे में सीधे बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अम्मा ने कई दिनों तक घर में ऐसा कोहराम मचाया कि वे घबराकर पीछे हट गए। उसके बाद उनकी इस बारे में जिक्र करने तक की हिम्मत नहीं हुई। उनकी इस बुज़दिली का खामियाजा उनकी मधु को आज तक भुगतना पड़ रहा था। सालों से वह सबके ताने सुनती आ रही थी। समाज के लोग तो दूर, अपने खुद के परिवार के लोग उसके निसंतान होने के कारण न जाने कैसे कैसे अंधविश्वास के चलते उसका अपमान कर बैठते थे। परिवार ने तो उन पर दूसरा विवाह करने का दबाव भी बनाया था, लेकिन वे अपनी मधु से असीम प्रेम करते थे। उन्होंने करारा जवाब देकर सबका मुंह बंद कर दिया था। मधु आज तक उनकी खातिर कितना कुछ सहन करती आ रही थी। अपना पूरा जीवन निस्वार्थ उन पर न्योछावर किया था उसने। अब उसके लिए कुछ करने की बारी उनकी थी। जो खुशी वे उसे आज तक नहीं दे पाए थे, वह अब देने जा रहे थे। समय भी जैसे उनके इस निर्णय में उनका साथ दे रहा था। यह संयोग था कि थोड़ी ही तलाश के बाद उन्हें एक ऐसी महिला मिली जो अपनी संतान को गोद देने के लिए एक भले दंपति की तलाश में थी। पति की अकस्मात मृत्यु के बाद विमला पर बूढ़े बीमार सास ससुर व 3 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी। ऐसे में उसके लिए गरीबी की मार सहते हुए अपनी नवजात बच्ची का लालन पालन कर पाना संभव नहीं था। पहले वह उनके बारे में जानकर थोड़ा हिचक रही थी, लेकिन उनसे मिलने के बाद उसकी सारी शंकाएं दूर हो गई। मधु से इस बात का जिक्र करने से पहले मनोज ने गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। मधु के मन में कोई भी उम्मीद की किरण जगाने से पहले वे खुद पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहते थे। पूरी तसल्ली करने के बाद ही उन्होंने मधु को यह बात बताकर विमला व उसकी नवजात बच्ची से उसका परिचय करवाया। पहले पहल तो मधु को यकीन ही नहीं हुआ कि उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित होने जा रहा है। फिर उसे आशंकाओं ने घेर लिया, पर आखिर में मनोज की बात समझकर जब उसने उस नवजात बच्ची को अपनी गोद में लिया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।
जल्दी ही बच्ची को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे मधु के मुरझाए चेहरे पर रौनक लौटने लगी थी। दोनों पक्षों की रजामंदी थी, इसलिए प्रक्रिया में कोई अड़चन तो नहीं थी, लेकिन ऐसे कामों में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। प्रक्रिया शुरू होने के बाद सबसे कठिन कार्य था अपने परिवारों को यह खबर देना। मनोज व मधु दोनों ने अपने अपने परिजनों को फोन करके सूचित कर दिया। मनोज को जिस बात का अंदेशा था, ठीक वैसा ही हुआ। दोनों ओर से विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए। पहले सब फोन करके ही उन्हें रोकने का प्रयत्न कर रहे थे। अपनी कोशिशें नाकामयाब होने के बाद उन्होंने आज मधु के बड़े भाई व मनोज के परम मित्र कमल बाबू को अपना प्रतिनिधि बनाकर उनके घर भेजा था। नतीजा यह हुआ कि उनके यहाँ आने के बाद मधु कमजोर पड़ने लगी थी। मनोज ने मधु को तो समझा बुझाकर सुला दिया था, लेकिन उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वे यह जानते थे कि कमल बाबू आखिरी व्यक्ति नहीं थे जो उन्हें रोकने का प्रयास करने के लिए घर आए थे। यह तो तूफान की शुरुआत भर थी। 3 दिन किसी का फोन आए बगैर सुकून से गुजर गए। जिंदगी अपनी सामान्य रफ्तार से चलती रही। मधु भी अब शांत थी। चौथे दिन मनोज दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलने पर अपने छोटे भाई सतीश व उसके परिवार को सामने पाकर मनोज यह समझ गए थे कि कमल बाबू की वकालत फेल होने के बाद सतीश ने केस की कमान अपने हाथों में ले ली है। वैसे तो उनके और मधु के परिजनों की आपस में कभी नहीं बनी। वे सभी पारिवारिक समारोहों और उत्सवों में किसी तरह एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन आज जब उनके और मधु के निर्णय के खिलाफ खड़े होने की बारी आई तो वे सब अचानक ही एकता की शक्ति को पहचान गए थे। मनोज ने ना चाहते हुए भी मुस्कुराकर सबका स्वागत किया। उन्होंने मधु का चिंतित चेहरा देखते ही दफ्तर में फोन करके छुट्टी ले ली। वे सतीश की तेज तर्रार पत्नी मीना के स्वभाव से भली भांति परिचित थे। उन्हें मालूम था कि मीना मौका देखकर बच्चे को गोद लेने वाली बात का बतंगड़ जरूर बनाएगी। अब देखना यह था कि उसे यह मौका किस वक्त मिलेगा। शाम तक का वक्त तो शांति से गुजर गया। शाम के समय मनोज व सतीश साथ बैठकर बातें कर रहे थे। मीना मधु के साथ रसोई में चली गई थी। उनके बच्चे पूजा और यश टीवी देखने में मग्न थे। मधु रसोई से उन चारों के लिए चाय की ट्रे लेकर आई और पीछे पीछे मीना पकौड़े लेकर आ गई। मधु बच्चों को पकौड़े व केचप देने में व्यस्त थी। तभी मनोज ने देखा कि मीना आंखों से सतीश को कुछ इशारा कर रही थी। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही सतीश बोल पड़ा, भाई साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यह तो मनोज भी जानते थे कि उनके छोटे भाई को उनसे क्या बात करनी थी। फिर भी उन्होंने अनजान बनते हुए कहा, हाँ बोलो सतीश, किस बारे में बात करनी है। सतीश अपनी पत्नी मीना की भांति तेज तर्रार नहीं था। उसने गोलमोल बातें करनी शुरू कर दी। वो भाई साहब, आपको पता तो होगा कि घर वाले आपसे नाराज हैं। रिश्तेदारों के बीच में भी यही चर्चा चल रही है। दीदी का फोन आया था, वे भी बहुत चिंतित लग रही थी। आप समझ रहे हो ना कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? मनोज ने धैर्यपूर्वक कहा, नहीं सतीश, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं। इस प्रकार घुमा फिरा कर बात मत करो। जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो।
सतीश ने मीना की ओर देखा, जो उसे गुस्से में खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। फिर उसने मनोज की ओर देखकर कहा, भाई साहब, आप और भाभी एक बच्ची को गोद लेना चाहते हैं ना? इसमें हम में से किसी की भी सहमति नहीं है। रिश्तेदार और परिवार सभी आपसे नाराज हैं, इसलिए आप यह विचार त्याग दीजिए। मनोज ने शांत भाव से पकौड़ा खाया और कहा, किसी की सहमति नहीं है इससे तुम्हारा क्या मतलब है? सतीश, मैंने तुम्हारी या किसी और की आज्ञा मांगी ही कब थी? सतीश से इसका कोई उत्तर न देते बना तो उसने सहायता के लिए मीना की ओर देखा। मीना ने पति की हालत देखकर बिना देर किए बातचीत की कमान खुद संभाल ली। भाई साहब, इनके कहने का मतलब था कि पूरी उम्र तो आपने बच्चा गोद लेने के बारे में सोचा नहीं। अब कहाँ इस उम्र में आप छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी उठाएंगे? और अगर आपको बच्चों की कमी इतनी ही खल रही है तो पूजा और यश है ना, आप अपने सारे अरमान इनके जरिए पूरे कीजिए। ये दोनों भी तो आप ही की संतान हैं। मैं ठीक कह रही हूं ना भाभी जी? इतना कहकर मीना ने मधु की ओर देखा, जिसका पूरा ध्यान अब मीना और सतीश की बातों पर था। मनोज ने मीना से मुस्कुराकर कहा, मीना, यह विचार तो मेरे मन में बरसों पहले ही आ गया था, लेकिन अगर उस वक्त मैंने अम्मा के आगे न झुककर थोड़ी हिम्मत से काम लिया होता तो आज हमारी संतान भी यश की उम्र की होती। और जहां तक पूजा और यश को अपनी संतान मानने की बात है तो ये दोनों भी हमारे ही बच्चे हैं। हमने सदा इन्हें अपना ही माना है। मगर मुझे यह बताओ कि यह बात तुमने उस वक्त क्यों नहीं कही जब यश के जन्मदिन पर तुम्हारी माताजी ने मधु को पांच कहकर उसे यश को केक खिलाने से रोक दिया था? इतना सुनते ही मीना के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वह बात को संभालते हुए बोली, भाई साहब, आप तो जानते हैं कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। वे गांव में रहती हैं और कई बार बड़े बूढ़े लोग ऐसी दकियानूसी बातों में विश्वास करके कुछ भी बोल देते हैं। मगर मेरा विश्वास कीजिए, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पार्टी के बाद माँ से इसी बात को लेकर झगड़ा भी किया था। मनोज ने कहा, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात नहीं है, मगर अब इन सब बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। हमारी बच्ची को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम दोनों पूजा और यश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब हम किसी की खातिर अपना निर्णय नहीं बदलेंगे। सतीश के हाव भाव देखकर मनोज समझ गए थे कि वह अब हार मान चुका है, मगर मीना अब गुस्से से तिलमिला रही थी। उसने आखिरी बार अपने पति की ओर देखा, जिसने कंधे उचकाकर ना में सिर हिला दिया। अपनी दाल न गलते देखकर मीना भड़क उठी। अरे, ऐसे कैसे बुढ़ापे में बच्ची गोद ले लेंगे? अगर बच्चे पालने का इतना ही शौक है तो मेरे पूजा और यश को अपने पास रख लो। जब घर में बच्चे मौजूद हैं तो उनके होते हुए कैसे किसी पराये खून को आप अपना सब कुछ उठाकर दे देंगे? इन सब पर तो पूजा और यश का हक बनता है। मनोज मुस्कुरा उठे। चलो अच्छा हुआ मीना, आखिर तुम्हारे मन की बात तुम्हारी जबान पर तो आई। यह सुनकर मीना झेप गई। उसने सहायता के लिए सतीश की ओर देखा, जो खुद अवाक होकर देख रहा था। पूजा और यश भी अपनी माँ को हैरानी से देख रहे थे। मीना ने अपना बचाव करते हुए कहा, भाई साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का वह मतलब नहीं था।
मैं तो बस इस बात की फिक्र कर रही हूँ कि कहीं कोई आपके सीधेपन का फायदा उठाते हुए बच्ची गोद देने का लालच दिखाकर आपको ठग न ले। आजकल रुपए के लालच में लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं। वो तो मैं देख ही रहा हूं मीना, मैं अच्छी तरह से समझ भी रहा हूं कि तुम्हारी किस बात का क्या मतलब था। इतना कहकर मनोज ने मधु की ओर देखा। मधु चुपचाप उनके समीप आकर खड़ी हो गई। फिर मनोज ने सतीश और मीना से कहा, माफ करना, हम दोनों के पास आपको देने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। हम अपनी बच्ची को घर लाने की तैयारियों में आजकल बहुत व्यस्त रहते हैं। सतीश, तुम्हें अपनी दुकान संभालनी है और बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा होगा, तो आप लोग अधिक समय तक यहाँ रुकेंगे भी नहीं। वापसी का टिकट करा लिया है या मैं बुक करा दूं? सतीश और उसका परिवार अगली सुबह ही अपने घर के लिए रवाना हो गए। जाते जाते मीना उन्हें चेतावनी देना नहीं भूली कि अब बाला दीदी ही उन दोनों से बात करेंगी। मधु मीना के स्वभाव से तो परिचित थी, मगर उसे उसके इस रूप का तनिक भी अंदाजा नहीं था। अब उसे इस बात का डर सताने लगा कि कहीं उसकी ननद बाला के हस्तक्षेप के बाद मनोज अपना निर्णय बदलने पर मजबूर न हो जाए, क्योंकि बाला दीदी मनोज के जीवन में सबसे अहम स्थान रखती थी। उन्होंने ही मनोज को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें कानपुर से दिल्ली लाने में भी बाला दीदी का ही योगदान था। मनोज ने आज तक अपनी मां समान बड़ी बहन की कोई बात नहीं टाली थी। जब मधु ने अपनी चिंता का कारण मनोज को बताया तो उन्होंने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। मनोज मधु को तो तसल्ली दे रहे थे, लेकिन उनके मन के भीतर भी तूफान आया हुआ था। दिन रात बाला दीदी के फोन का इंतजार करके चिंता में घुलने से भी क्या लाभ होता। मनोज ने मधु से कहा कि अब जबकि उनकी बच्ची जल्द ही घर आने वाली है, तो उन्हें उसके लिए थोड़ी खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। मनोज का प्रयोग सफल साबित हुआ। बच्ची के लिए कपड़े, खिलौने व उसकी जरूरतों के अन्य सामान की सूची बनाते बनाते ही मधु का ध्यान बाला दीदी की ओर से हट गया। जब एक सप्ताह शांतिपूर्वक बीत गया तो मनोज को लगा कि शायद बाला दीदी चुप रहकर उन्हें अपना समर्थन दे रही हैं। लेकिन व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई बड़ा कार्य करने चले और उसमें व्यवधान न आए, ऐसा असंभव है। एक शाम जब वे दोनों खरीदारी करके घर लौटे तो मनोज के मोबाइल की घंटी बजने लगी। स्क्रीन पर बाला दीदी का नाम देखते ही मनोज समझ गए कि दीदी की चुप्पी उनका समर्थन नहीं था। असल में वह तूफान के पहले की खामोशी थी। उन्होंने मधु की ओर देखा, जो डरते डरते उन्हें फोन उठाने के लिए कह रही थी। फोन उठाते ही दीदी ने नमस्ते के उत्तर में पूछ डाला कि उसे परिवार के सम्मान और प्रतिष्ठा की तनिक भी परवाह है या नहीं। मनोज बहुत संभल कर उत्तर देने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं दीदी उनके जवाब को अपना अपमान समझकर उनसे नाराज ना हो जाए। उन्हें पता था कि बाला दीदी किसी को आसानी से क्षमा करने वालों में से नहीं है, फिर चाहे वह उनका प्रिय छोटा भाई ही क्यों ना हो। दीदी मनोज को अपना निर्णय बदलने के लिए कहती रही और वे दीदी को समझा बुझाकर उन्हें स्थिति को अपने दृष्टिकोण से देखने की प्रार्थना करते रहे। आखिरकार दीदी ने कह ही दिया, तुम्हें पता भी है कि उस बच्ची के माता पिता कौन हैं? उसका धर्म क्या है? वह किस जाति, किस खानदान की है? किसी ऐरे गहरे के बच्चे को घर लाकर
क्यों अपने खानदान का नाम डुबोने पर तुले हो? क्या तुम्हें अपने पिता और परिवार के नाम व मान सम्मान की तनिक भी चिंता नहीं है? मनोज को उनकी बात सुनकर झटका लगा। अब बाला दीदी भी अम्मा की भाषा बोलने लगी थी। यह सोचकर उन्होंने बाला दीदी को वही उत्तर दिया जो कभी वे अम्मा को देना चाहते थे मगर दे नहीं पाए थे। उन्होंने कहा, हाँ दीदी, मैं जानता हूं कि उसके माँ बाप कौन हैं और वह किस खानदान की है। उसके परिवार वाले बहुत ही शरीफ और खुददार लोग हैं। उसकी माँ अपनी मजबूरियों के चलते उसे हमें गोद दे रही है। रही बात जाति और धर्म की, तो इन सब बातों में क्या रखा है? पैदा तो वह इंसान की बच्ची बनकर हुई है और आप ही तो कहती हैं थी कि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जिस सांचे में ढालो वे उसी सांचे में ढल जाते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए दीदी, आपकी भतीजी की परवरिश उसी तरह से होगी जिस तरह आप चाहती हैं। बातों के जाल मुझ पर मत फेंको मनोज। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आज अगर अम्मा हमारे बीच में होती तो वे भी यही कहती। आज तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आदर्शवादी होने का विचार तो बहुत अच्छा है, पर असल जिंदगी में इस विचार का कोई स्थान नहीं है। याद रखना, एक दिन तुम अपने इस निर्णय पर बहुत पछताओगे। मैंने आज तक हर बात में तुम्हारा साथ दिया है, यहाँ तक कि मधु को दिल्ली लेकर आने के निर्णय में भी मैंने अम्मा के खिलाफ जाकर तुम्हारी मदद की थी। लेकिन आज तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। याद रखना, अगर तुम इस बच्चे को घर लाओगे तो आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं होगा। यह मेरा अंतिम निर्णय है। इतना कहकर बाला दीदी खामोश हो गई, लेकिन उन्होंने फोन का रिसीवर नहीं रखा था। मनोज की आंखें नम हो गईं। वे बाला दीदी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन वे अपनी पत्नी मधु से भी बहुत प्यार करते थे। वे खुद को इस वक्त दो हिस्सों में बटा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने भी मन ही मन निर्णय ले लिया था कि उन्हें क्या करना है। वे अपनी मधु के साथ अब और अन्याय नहीं कर सकते थे। उन्होंने गहरी सांस भरते हुए कहा, दीदी, आप मेरे लिए सिर्फ मेरी बड़ी बहन नहीं हैं, बल्कि मेरी माँ से भी बढ़कर हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी भतीजी आपकी नाराजगी नहीं, आपके आशीर्वाद के साथ अपने घर में प्रवेश करे। उसका नाम भी आप ही को रखना है। आपके बिना हमारी खुशियां अधूरी रहेंगी। हम सब आपके घर आने का इंतजार करेंगे। आपका छोटा भाई आपकी नन्ही भतीजी के साथ आपका इंतजार करेगा। उस रात मनोज सो न सके। वे पूरी रात बेचैनी से करवटें बदलते रहे। मधु चिंतित होकर उन्हें जागते हुए देखती रही। सुबह उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे रहा न गया। वह मनोज को चाय का कप देकर उनके पास ही बैठ गई और बहुत ध्यान से उनका चेहरा देखने लगी। मनोज ने उसकी ओर बिना देखे पूछ लिया, कुछ कहना चाहती हो मधु? मधु बस उनके इसी प्रश्न का इंतजार कर रही थी। वह रुआंसी हो उठी। आप जानते हैं ना कि मेरे लिए इस संसार में आपसे अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है, औलाद भी नहीं। और मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपके जीवन में बाला दीदी का क्या स्थान है। आप उन्हें मना लीजिए, मुझे बच्ची नहीं चाहिए। क्या मैं पहले संतान के बगैर नहीं जी रही थी जो आगे नहीं जी पाऊंगी? मैं सोच लूंगी कि मेरे जीवन में संतान का सुख ही नहीं था। मैं आपको इस तरह परेशान होते हुए नहीं देख सकती। आप पूरी रात 1 मिनट के लिए भी नहीं सोए हैं। दफ्तर में सारा दिन कैसे बिताएंगे?
इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप बाला दीदी को फोन करके कह दीजिए कि हम बच्ची को गोद नहीं ले रहे हैं। अपने प्रति मधु का यह प्रेम और समर्पण देखकर मनोज मन ही मन मुस्कुरा उठे। मधु के एक कथन ने उनके मन में चल रही कश्मकश को खत्म कर दिया था। अब उन्हें पहले से भी कहीं अधिक विश्वास हो गया था कि उनका निर्णय बिल्कुल सही है। उन्होंने मधु का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मुझे एक रात जागते देखकर तुम्हें इतनी तकलीफ हुई है। मैंने तो तुम्हें इतने वर्षों में अनगिनत रातें रो रो कर काटते हुए देखा है। जरा सोचो मधु, मुझे तुम्हें इस तरह देखकर कितनी तकलीफ हुई होगी। मधु उन्हें आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। फिर मनोज ने आगे कहा, तुम कितना भी चाहो लेकिन मुझसे अपने आंसू और दर्द नहीं छिपा सकती हो। मधु, पिछले 26 सालों में तुमने बिना कोई सवाल किए मेरी हर बात मानी है। मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। मेरे और मेरे परिवार के प्रति अपने सारे कर्तव्य अपनी क्षमता से बढ़कर निभाए हैं और बदले में मुझसे कभी कोई उम्मीद नहीं की। अब मेरी बारी है मधु, तुम्हारे प्रति मेरे इस कर्तव्य को निभाने से मुझे संसार की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। जहां तक बाला दीदी का प्रश्न है तो मैं जीवन भर उन्हें मनाने का प्रयास करता रहूंगा और मैं जानता हूं कि एक ना एक दिन वे जरूर मान जाएंगी। लेकिन अब मैं इतना आगे बढ़ने के बाद अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। उनकी बातें सुनकर मधु की आंखों से आंसू बह निकले। मनोज ने उन्हें अपने हाथों से पोंछते हुए कहा, अच्छा बाबा, अब ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। जरा यह तो बताओ कि तुम हमारी बिटिया को प्यार से क्या कहकर बुलाओगी। मधु ने सिसकते हुए कहा, बिट्टू। मुझ पर यकीन रखो मधु, बहुत जल्दी हमारी बिट्टू घर आएगी। उस दिन के बाद मनोज या मधु किसी के घर वालों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। बच्ची के घर आने से एक सप्ताह पूर्व तक उनके रिश्तेदारों के साथ साथ मित्रों व पड़ोसियों को भी उसके आने की खबर मिल गई थी। कुछ चुनिंदा लोगों ने उनके इस कदम की सराहना की, लेकिन कटाक्ष व आलोचना करने वालों की संख्या अधिक थी। मनोज व मधु ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे अपने घर को अपनी बच्ची के हिसाब से व्यवस्थित करने में व्यस्त रहे। दोनों ने साथ मिलकर अपनी बिट्टू का कमरा सजाया था। मधु दिन में कई कई बार जाकर सारा कमरा देखती कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। घर के सारे नुकीले कोनों वाले सामान व फर्नीचर को बदल दिया गया। उनके घर में अब उनकी जरूरत से ज्यादा उनकी बच्ची की जरूरत का सामान था। मनोज इस बात को लेकर अक्सर मधु को छेड़ते और मधु मुस्कुराकर कह उठती, अभी मैंने अपनी बिट्टू के लिए कुछ खरीदारी ही कहाँ की है। एक बार उसे घर आने दो, फिर देखना पता नहीं किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। मैं उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मधु का खिला हुआ चेहरा देखकर मनोज मन ही मन खुश हो जाते थे। और फिर वह दिन भी जल्दी ही आ गया जिसके लिए मधु ने पूरे 26 सालों तक इंतजार किया था। उन दोनों ने सबसे पहले अपनी बच्ची को ले डॉक्टर से उसकी जांच करवाई। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ थी। उसके बाद ही वे उसे घर लेकर आए। मधु की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। उसकी नजरें एक पल के लिए भी अपनी बेटी के चेहरे से नहीं हट रही थी। वह बार बार उसे चूमती व उसकी बलाएं लेती। बच्ची के रोने पर भी वह खुशी से हंसती हुई बावरी हुई जा रही थी। बस
एक ही समस्या थी, बच्ची अभी उन्हें पहचानती नहीं थी। वह उन्हें ध्यान से देखती, फिर अनजान चेहरों को सामने पाकर हिलक हिलक कर रोती। लाख चुप कराने पर भी वह सुबकती रहती, फिर थक हार कर दूध पीकर सो जाती। यह सब देखकर मधु बहुत चिंतित हो गई। मनोज ने उसे समझाने का प्रयास किया। देखो मधु, हमारी बेटी अभी बहुत छोटी है, उसे हमें पहचानने व अपनाने में थोड़ा समय लगेगा। अगर हमें अपना घर छोड़कर अपनों से दूर जाकर रहना पड़े तो हम भी बेचैन हो जाएंगे। फिर यहाँ तो कुछ माह की अबोध बच्ची है, थोड़ा समय दो और धीरज रखो, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। शुरू शुरू में मधु बच्ची के रोने व चिड़चिड़ाने पर परेशान हो जाती थी, लेकिन फिर मनोज की सलाह पर उसने थोड़ा संयम से काम लिया। इस बीच उनके घर में मित्रों व परिचितों का आना जाना लगा रहा। मधु व मनोज को अपने धैर्य का पुरस्कार उस दिन मिला जब उनके एक मित्र दंपति घर पर आए। वे उनकी बच्ची को गोद में लेकर दुलार कर रहे थे। मित्र की पत्नी के मुंह से मां शब्द निकलते ही बिट्टू ने मधु की ओर अपनी नन्ही उंगली से इशारा किया। मधु ने यह देखा और फिर से उन्हें ऐसा ही करने के लिए कहा। मां शब्द सुनते ही बिट्टू ने फिर से मधु की ओर इशारा किया। मधु ने मुस्कुराकर प्यार से बिट्टू कहकर पुकारा तो उसने किलकाली भरते हुए मधु की ओर हाथ बढ़ा दिए, मानो कह रही हो, मां मुझे अपनी गोद में ले लो। बेटी की बात समझते हुए मधु ने उसे अपनी गोद में ले लिया, उसका माथा चूमा। सभी हतप्रभ होकर दोनों माँ बेटी का मिलाप देख रहे थे। मधु मनोज की ओर देखकर चहक उठी, जो पहले से ही उन दोनों को नम आंखों से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद तो जैसे उन दोनों की दुनिया ही बदल गई। मनोज ने कुछ दिनों के लिए दफ्तर से छुट्टी ले ली थी। वे अपना सारा समय अपनी पत्नी और नन्ही बिटिया के साथ बिताना चाहते थे। मधु अपनी बिट्टू को रोज नई नई रंग बिरंगी सुंदर फ्रॉक पहनाती। बिट्टू अपने खिलौनों को देखकर ताली बजाती और उनसे अपनी भाषा में बात करती। वह मनोज की पैंट खींचकर उनसे खुद को गोद में लेने के लिए कहती, लेकिन मधु के कमरे में आते ही उसकी गोद में चली जाती। फिर मनोज झूठ मूठ रूठने का नाटक करते और दोनों माँ बेटी मिलकर उन पर हंसती। बिट्टू ने उनके सूने अंधेरे जीवन में खुशियों का उजाला भर दिया था। अब वह उन्हें अपने माता पिता के रूप में पहचानने लगी थी। इससे बढ़कर खुशी की बात उनके लिए हो ही नहीं सकती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब बस एक ही कमी थी। वे दोनों चाहते थे कि उनके परिवार के सभी सदस्य भी उनकी बच्ची को स्वीकार कर लें। बिट्टू उनकी बेटी थी। इस सत्य को अब उन्हें भी सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए था। मनोज ने कई बार बाला दीदी को फोन किया था, लेकिन उन्होंने नंबर देखकर फोन नहीं उठाया। उन्होंने घर के फोन पर कॉल किया तो बाला दीदी ने नौकर से कहलवा दिया कि वे घर पर नहीं हैं। इसी दौरान उन्हें एक रिश्तेदार से पता चला कि बाला दीदी की बेटी गौरी की शादी अगले माह होना तय हुई है। उन्हें छोड़कर बाकी सभी को निमंत्रण भेजा गया है। मनोज को यह सुनकर धक्का लगा। वे जानते थे कि बाला दीदी उनसे नाराज हैं, मगर इतनी भी क्या नाराजगी कि इकलौती भांजी की शादी में मामा को ना बुलाया जाए। मधु ने मायूस होकर कहा कि अब उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए कि परिवार ने उनसे सारे नाते तोड़ लिए हैं। मनोज ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, कोई कुछ भी कह ले, मगर मैं जानता हूं कि मेरी दीदी मुझे न्योता देने जरूर आएंगी। वे भले ही मुझसे कितनी भी नाराज क्यों ना हो, मगर वे मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं।
और अगर उन्होंने मुझे नहीं भी बुलाया तो भी क्या हुआ, मैं उनका छोटा भाई हूँ और गौरी का मामा हूँ। वे मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, मैं अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए वहां जरूर जाऊंगा। मधु भली भांति जानती थी कि मनोज का मन बहुत व्याकुल है, लेकिन वह उनकी पीड़ा बांटने के अलावा और कर भी क्या सकती थी, सो वही करती रही। मधु के लगातार समझाने पर मनोज अपना पूरा ध्यान अपने काम व बेटी में लगाने की कोशिश करते रहे। जैसे जैसे गौरी की शादी की तारीख निकट आती गई, मनोज की उम्मीद की डोर भी कमजोर होती चली गई। शादी से 8 दिनों पहले उन्होंने मधु के सामने यह स्वीकार भी कर लिया कि वे हार गए हैं और मानते हैं कि अब दीदी उन्हें अपने जीवन व हृदय से पूरी तरह निकाल चुकी हैं। अपने पति को इस तरह टूटता देखकर मधु का हृदय भी तड़प उठा। वह उनके आंसू पोंछने ही वाली थी कि तभी उससे पहले बिट्टो ने हाथ बढ़ाकर मनोज के आंसू पोंछ दिए। वह उनकी गोद में जाकर उन्हें प्यार करने लगी। अपनी मासूम बच्ची का प्रेम देखकर मनोज ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। अगली शाम मधु ने उनसे पार्क में चलने का आग्रह किया। पहले तो वे मना करने लगे, पर जब बिट्टो ने उनका हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर इशारा किया तो वे जाने के लिए मान गए। दोनों ने थोड़ी देर बिट्टो को पार्क में घुमाया, फिर बेंच पर जाकर बैठ गए। बिट्टो अब सोसाइटी के बच्चों को भी अच्छी तरह से पहचानने लगी थी। बच्चे उसे उसके नाम से पुकारते और उसे दिखा दिखाकर गेंद को हवा में ऊंचा उछालते। बिट्टो गेंद को देखकर जोर जोर से ताली बजाती व किलकाली भरती। बिट्टो को इस प्रकार चहकता देखकर मनोज भी खुश हो रहे थे और उन दोनों को खुश देखकर मधु खुश थी। मनोज का ध्यान बिट्टो से तब हटा जब उनके कानों में एक परिचित स्वर पड़ा, मामा जी। उन्होंने पलट कर देखा तो वहां गौरी खड़ी थी। मनोज ने चौंक कर कहा, गौरी तुम यहाँ? और इधर उधर देखने लगे। मामा जी आप माँ को ढूंढ रहे हैं ना? मनोज के कोई उत्तर न देने पर गौरी ने मधु की ओर देखकर कहा, मामी जी यहाँ मेरी छोटी बहन है ना, लाइए इसे मेरी गोद में दीजिए। गौरी ने बिट्टो को गोद में लेकर प्यार किया और फिर मनोज की ओर देखा, जो अभी भी उसे अचंभित होकर देख रहे थे। कितनी अजीब बात है ना मामा जी, हम सभी आदर्शवाद की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन यदि हमारा कोई अपना उन बातों पर अमल करता है तो हम ही सबसे पहले उसके खिलाफ खड़े होकर उसका विरोध करते हैं। हमारा झूठा अहंकार हमें उनका साथ देने की या सही और गलत में फर्क करके फैसला करने की इजाजत नहीं देता। समाज के इन खोखले कायदे कानूनों को मानने के चक्कर में हम खुद को अपनों से दूर कर बैठते हैं। माँ ने भी यही गलती की है। सबकी बातों में आकर उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ने की बात कह दी, यहाँ तक कि आपको मेरी शादी में आने का निमंत्रण भी नहीं दिया। यहाँ आप परेशान हैं और वहां वे खुद कब से आपसे मिलने और बात करने के लिए तड़प रही हैं, लेकिन अपने मन में पनपी कश्मकश के चलते वे ऐसा नहीं कर पा रही थी। कल रात जब मैंने उन्हें आपके लिए छिप छिप कर रोते देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उन्हें गाड़ी में बिठाया और सीधे यहाँ ले आई। अब उन्हें यह डर सता रहा है कि पता नहीं आप उन्हें माफ करेंगे या नहीं, उनसे बात भी करेंगे या नहीं। क्या दीदी यहाँ आई हैं? मनोज ने चौंक कर पूछा। फिर गौरी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना मधु की ओर देखकर कहा, देखा मधु, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि दीदी मुझसे अधिक देर तक नाराज नहीं रह सकती हैं। वे जरूर आएंगी। फिर मधु की बात सुने बिना
पार्क से बाहर की ओर जाते हुए कहने लगे, मैं अभी अपनी दीदी को घर लेकर आता हूँ। अरे मामा जी, आप कहाँ भागे जा रहे हैं? बिट्टो को तो साथ लेते जाइए। माँ आपसे पहले अपनी भतीजी से मिलना चाहती हैं। बिट्टो के बिना मेरी शादी में आने की सोचिएगा भी मत। गौरी ने मनोज का उतावलापन देखकर हंसते हुए कहा। मनोज ने जल्दी से वापस आकर बिट्टो को अपनी गोद में लिया व उसका माथा चूमकर आंखों में चमक लिए मधु की ओर देखकर कहा, देखा मधु, बिट्टो को घर लाने का मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। फिर बेटी को गुदगुदी करते हुए कहा, चल बिट्टो, तेरी बुआ को घर लेकर आते हैं। नन्ही बिट्टो को भला क्या समझ आता, वह निक किलकारी भरते हुए अपने पिता के साथ चली गई। गौरी उन्हें बहुत गंभीर होकर देख रही थी। उसे ध्यान मग्न देखकर मधु ने उससे पूछा, क्या सोच रही हो गौरी? गौरी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बिट्टो को घर लाकर आपने बहुत अच्छा किया है मामी जी, मुझे आप दोनों पर गर्व है। उसकी बात सुनकर मधु ने उसे गले से लगा लिया और धीरे से उसके कान में कहा, थैंक यू गौरी। अब उसके दिल में किसी तरह की कोई उलझन या कश्मकश नहीं थी। वह आंखों में गर्व और तृप्ति की चमक लिए अपने पति व बेटी को पार से बाहर जाते हुए देख रही थी। आज की कहानी यही समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।